जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे आपके क्लास 10 का जो हम लोग बुक वाला वीडियो शुरू किए थे, यानी कि आपके क्लास 10 का जो ज्योग्राफी का हम लोग वीडियो शुरू किए थे, तो हम लोग उसी को क्या करेंगे, आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज के वीडियो पे हम लोग देखेंगे कि जो हम लोगों ने सेकंड पार्ट को लिया था संसाधनों के प्रकार के बारे में, टाइप ऑफ रिसोर्सेस के बारे में, तो उसको हम लोगों ने एक जगह जाके उसका स्टॉप किया था। और आज हम लोग क्या करेंगे, उसी को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो सर पिछला वाला वीडियो में थोड़ा डिस्कशन कर लिया जाए। तो हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि संसाधन को मुख्य हिसाब से देखा जाए तो पहला उत्पत्ति के हिसाब से बांटते हैं, जिसको हम लोगों ने जैव अजैव के हिसाब से बांटा। फिर हम लोगों ने समाप्यता के आधार पर बांटा, जिसमें नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में हम लोगों ने संसाधन को बांटा। फिर हम लोगों ने देखा कि क्या स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भाग में बांटते हैं, और उसमें से हम लोगों ने 2 भाग के बारे में पिछले क्लास में वीडियो ले लिया था। तो ये जो 4 भाग में जो 2 भाग का जो वीडियो था, उसमें से एक व्यक्तिगत संसाधन और दूसरा क्या था, सामुदायिक संसाधन। एक क्या था, व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा क्या था, सामुदायिक संसाधन। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि व्यक्तिगत संसाधन क्या है कि किसी भी व्यक्ति का जो अपना संपत्ति है वो क्या है, वो व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आता है। जैसे आपका मोबाइल हो गया, आपका गाड़ी हो गया, आपका घर हो गया, आपका, मैं बोलूंगा कि आपका जो अपना जो एक बगीचा है वो हो गया। और फिर हम लोगों ने देखा था एक सामुदायिक संसाधन होता है, जिसमें आप जिस समुदाय में रहते हो उसमें सभी लोगों का क्या होता है, उसमें अधिकार होता है, जिसको हम लोग सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। जैसे शमशान घाट का हम लोगों ने बात किया था, जैसे हम लोगों ने पिकनिक स्थल का, मैदान का बात किया था, और बहुत सारी चीजों का हम लोगों ने क्या किया था, बात किया था। जैसे चारागाह हो गया, उसके बाद पिकनिक स्थल हो गया, पार्क हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो आज का वीडियो उसी स्वामित्व के आधार पर संसाधन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे लेके जाएंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि जो ये जो संसाधन है, जो संसाधन का जो वर्गीकरण है स्वामित्व के आधार पे, उसमें 4 भाग में बांटे थे। तो पहला था व्यक्तिगत संसाधन, जिसको निजी संसाधन बोलते हैं। दूसरा क्या था, सामुदायिक संसाधन। तीसरा क्या था, राष्ट्र संसाधन। और चौथा क्या था, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्र संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को क्या करेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन कभी कभी डियर पूछा जाता है आप लोगों से कि राष्ट्र संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में क्या अंतर है, आप उसका अंतर स्पष्टीकरण करें। इस तरह का क्वेश्चन जो है अक्सर आता है। तो पहले बात करते हैं राष्ट्र संसाधन के बारे में। देखिए, राष्ट्र संसाधन, अगर मैं आपको पूछूं कि भाई एक जो रोड आपके गांव में क्रॉस हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, किसका है? तो आप क्या बोलोगे, सरकार का है। आपके गांव में एक चापाकल है, ठीक है, चापाकल समझते हो, जो सरकार के फंड से आया हुआ है, तो उसको क्या बोलोगे, सरकारी चापाकल है। तो उसी तरह ये जो रेलवे लाइन क्रॉस हुआ है आपके क्षेत्र में, इसको क्या बोलोगे, ये सरकार का है। तो कहीं ना कहीं देश में पाए जाने वाला सभी संसाधन, मैं क्या बोलूंगा, देश के सीमा के अंदर पाए जाने वाला सभी संसाधन एक राष्ट्र संसाधन का है। सभी क्या है, राष्ट्र संसाधन है। तो मैंने क्या बोला, देश में पाए जाने वाला सारा संसाधन क्या है, राष्ट्र संसाधन है। तो अगर सारा का सारा संसाधन राष्ट्र संसाधन है, तो कहीं ना कहीं सामुदायिक संसाधन भी क्या है, राष्ट्र संसाधन है। और ये जो व्यक्तिगत संसाधन भी है वो कहीं ना कहीं राष्ट्र संसाधन है। तो अब आप बोलोगे सर कि व्यक्तिगत संसाधन कैसे राष्ट्र संसाधन हुआ, या सामुदायिक संसाधन कैसे राष्ट्र संसाधन हुआ, आप ये हमें बताएं। तो मेरे बात ध्यान से सुनिएगा कि आप देखोगे कि सरकार का जो रेलवे लाइन का जो ट्रैक बिछा हुआ है, ये किसी ना किसी के जमीन पे, किसी ना किसी के घर के आसपास से, किसी ना किसी के भूमि से, नदी से, नाला से होकर क्या हुआ है, क्रॉस हुआ है। तो आप गौर करोगे कि ये जो रेलवे लाइन जो क्रॉस हुआ है वो किसी ना किसी व्यक्ति के अपना पर्सनल भूमि पे, जो भूमि उसका व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आता था, या किसी समुदाय के भूमि पे जिसको सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आता था, उस पे क्रॉस हुआ है। लेकिन फिर भी आज वो रेलवे लाइन किसका है, सरकार का है। मेरी बात समझ रहे हो? तो मैंने क्या बोला कि देश में पाया जाने वाला प्रत्येक संसाधन, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो क्या हो, सामुदायिक संसाधन हो, वो क्या है, राष्ट्र संसाधन के अंतर्गत आता है। और देश के सरकार का यह कानून भी है
कि देश की सरकार का ये कानून भी है कि देश हित के लिए सरकार क्या कर सकता है कि जो भी व्यक्तिगत संसाधन है हमारा, उसका क्या कर सकता है, अधिग्रहण जो है कर सकता है, उसके अपने अंतर्गत ले सकता है। ये कब होगा? जब वो देश हित के लिए बातें करेगी। किसके लिए? देश हित के लिए बातें करेगा। अब जैसे आप देखोगे कि आप कोई सड़क का बात कर रहे हो या कोई नहर का बात कर रहे हो या जो मैंने रेलवे लाइन का बात किया, तो ये कहीं ना कहीं निजी संसाधन का जो क्षेत्र आता है, जो निजी संसाधन है हमारा, उस पे ही क्या हुआ है? क्रॉस हुआ है। उस पे ही क्या हुआ है? क्रॉस हुआ है। तो अगर पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत संसाधन का किस रूप में उपयोग कर सकते हैं हम, तो आप क्या बोलोगे? राष्ट्र संसाधन के रूप में भी क्या कह सकते हैं? उपयोग किया जा सकता है माय डियर फ्रेंड। तो ये तो रही बात कि भाई निजी संसाधन का उपयोग करते हैं। कुछ कुछ मात्रा में ऐसे वस्तुएं हैं हमारे राष्ट्र में जो केवल राष्ट्र संसाधन है। जैसे आप देखोगे कि भाई भूमि तो आपका है, लेकिन अगर आपके भूमि में मान लो केरोसिन का कुआं निकल गया, तो वो भूमि तो आपका है, लेकिन केरोसिन किसका हो जाएगा? सरकार का हो जाएगा। आपका तो भूमि है, लेकिन उस भूमि में कोयला निकल गया, तो वो कोयला वाला क्षेत्र किसका हो जाएगा? आपके सरकार का हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जितने भी प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, साथ साथ में जो भी जल संसाधन पाए जाते हैं, जो भी वन है हमारा या जो भी वन जीवन है हमारा, वो सारा का सारा क्या है? राष्ट्र संसाधन के अंतर्गत क्या करता है? आता है माय डियर फ्रेंड। तो मैंने क्या बोला कि जितने भी आप सड़क का बात करोगे, जितने भी आप नहर का बात करोगे, जो भी रेलवे लाइन का बात करोगे, ये तो राष्ट्र संसाधन है ही। साथ साथ में आप जितने भी हमारे देश में खनिज पदार्थ का बात कर लोगे, जितने भी जल संसाधन का बात कर लोगे, जो भी वन क्षेत्र है हमारा या वन क्षेत्र में रहने वाले जो भी वन्य जीव है, जो भी जीव जंतु है, सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? राष्ट्र संसाधन के अंतर्गत आता है। तो अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आखिर ये जो राष्ट्र संसाधन है ये देश के अंतर्गत क्या करता है? पाया जाता है। तो आखिर देश के बाहर में भी क्या राष्ट्र संसाधन का कोई अधिकार है क्या? तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखोगे जो हमारी राजनीतिक सीमा है, जो हमारी राजनीतिक सीमा है, यानी कि भारत का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर के अंदर बोलेंगे, उस बॉर्डर के अंदर जो भी भूमि पड़ी हुई है, जितनी भी भूमि पड़ी है, चाहे वो उपयोगी भूमि हो, चाहे वो अनुपयोगी भूमि हो, चाहे वो उपयोगी संसाधन हो, चाहे वो अनुपयोगी संसाधन हो, सारा का सारा क्या है? राष्ट्र संसाधन के अंतर्गत आता है माय डियर फ्रेंड। उसी तरह हमारा जो पूरा का पूरा भारत का जो स्ट्रक्चर है, अगर आप उसको गौर करके देखोगे तो नीचे में इस तरह का क्या, नीचे में इस तरह के आकार का एक समुद्री एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर मैं बात करूंगा कि जहां पे लैंड बॉर्डर है, दैट मीन्स जहां पे आपको सीमा वाला क्षेत्र मिलता है, जैसे कि आप अगर जाओगे तो गुजरात के बगल में पाकिस्तान मिलेगा, फिर अफगानिस्तान हो गया, फिर आपको नेपाल मिल गया, तिब्बत मिल गया, तो ये म्यांमार मिल गया। तो ये जो सारे आप देखोगे, जो भी आपका ये वाला जो पोर्शन आपका होता है, मोटा मोटे अगर आप देखोगे तो जो भी हमारा ये वाला जो पोर्शन होता है, तो इस पोर्शन के अंतर्गत, ये ऊपर वाला पोर्शन के अंतर्गत सारे के सारे तो स्थल भूमि के अंतर्गत आता है। तो स्थल भूमि में अगर आप बोलोगे कि जाके वो मेरा संसाधन है, तो वो तो मानेगा नहीं। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि जो भी हमारा महासागरीय एरिया है, जो भी हमारा क्या है? महासागरीय एरिया है। आप जैसे कि देख सकते हो ये वाला जो हमारा महासागरीय एरिया है, ये वाला जो हमारा महासागरीय एरिया है, तो इस एरिया में हम लोग अपने समुद्र तट के अंदर का तो भाग जो है हमारा होता है, हमारा तो संसाधन है ही। साथ में क्या होता है कि ये जो हमारा समुद्री एरिया है, इस समुद्री एरिया में हम लोग क्या करेंगे? 12 समुद्री मील, कितना? 12 समुद्री अगर मील जाएंगे, 12 समुद्री मील जाएंगे, तो इस 12 समुद्री मील के अंतर्गत जितना भी एरिया का पानी है, उस एरिया में बहने वाली जितनी मछलियां हैं, वो सारा का सारा क्या होता है? हमारा राष्ट्र संसाधन के अंतर्गत आता है। अगर हम किलोमीटर में बात करें तो वो किलोमीटर कितना हो जाएगा? 22.2 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 22.2 किलोमीटर। तो क्वेश्चन क्या आता है कि खुले महासागर में, क्वेश्चन क्या आता है कि खुले महासागर में कितना दूरी का संसाधन जो होता है वो राष्ट्र संसाधन के अंतर्गत आता है?
तो आप क्या बोलोगे माय डियर फ्रेंड कि 22.2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, यानी कि 12 समुद्री मील के अंतर्गत जितनी भी मछलियां पाई जाएंगी, जितने भी खनिज संपदा पाई जाएगा, वो सारा का सारा हमारा क्या है, वो सारा का सारा हमारा क्या है, वह राष्ट्र संसाधन के अंतर्गत क्या होता है, आता है माय डियर फ्रेंड। तो चलिए आप देखोगे कि जो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मछलियों का व्यापार करते हैं, तो समुद्री मछलियों का व्यापार करते हैं, आपने देखा होगा। तो ये जो समुद्री मछलियों का हमारे यहाँ जो भी व्यापार होता है, वो हमारे भारत के जो नागरिक है वो यही 12 समुद्री मील का एरिया का जो जगह का जो मछली होगा उसी का क्या करेंगे, आदान प्रदान कर सकते हैं। अब मेरा बात समझिएगा, मछली तो एक जगह स्थायी तो रहता नहीं है, वो हो सकता है कि हमारी मछली कभी ऑस्ट्रेलिया चली जाए, कभी श्रीलंका चली जाए, कभी पाकिस्तान के किनारे चल जाए। उसी तरह पाकिस्तान की भी जो जितनी सारी मछलियां वो हमारे पास भी आ सकती है। तो मैंने क्या बोला कि ये डिस्टेंस वाइज होता है, यानी कि जो हमारा समुद्री तट है, इस समुद्री तट से कितना 12 समुद्री मील का डिस्टेंस के अंतर्गत जो भी चीजें आएंगी वो सारा का सारा क्या होता है, राष्ट्र संपदा के अंतर्गत आता है माय डियर फ्रेंड। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो हमारा जो तटीय सीमा है, तो तटीय सीमा हम लोगों ने कितना देखा था, 12 समुद्री मील के बीच में हम लोगों ने देखा था। तो ये जो 12 समुद्री मील के बाद जो पूरा का पूरा जो समुद्र बचेगा आपका, 12 समुद्री मील के बाद जो पूरा का पूरा आपका जो समुद्र बचेगा, वो समुद्र आपका क्या कहलाएगा, वो समुद्र के अंदर का जितना भी संसाधन है वो सारा का सारा हमारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है भाई, तो तट रेखा से 200 समुद्री मील दूरी से परे, 200 समुद्री मील दूरी से परे समुद्र क्षेत्र का जो भी संसाधन है वो संसाधन क्या कहलाएगा हमारे लिए, वो कहलाएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्जक क्षेत्र भी हम लोग क्या बोलते हैं, बोला करते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, अपवर्जक क्षेत्र। तो मैंने क्या बोला कि हमारा जो भी तटीय सीमा वाला जो क्षेत्र है, इस तटीय सीमा वाले क्षेत्र से अगर हम लोग 200 मील का डिस्टेंस तय करेंगे, कितना 200, तो ये तो 12 समुद्री मील के अंतर्गत क्या होता है, हमारा राष्ट्रीय संसाधन आता है। और यही तटीय सीमा से अगर हम लोग 200 मील का दूरी तय करेंगे, 200 समुद्री मील का दूरी तय करेंगे, तो उस 200 समुद्री मील के बाद जो भी आपका एरिया बच जाएगा वो एरिया आपका क्या कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। तो क्या लिखा है मैंने कि तट रेखा से 200 समुद्री मील दूर से परे, यानी कि जो भी 200 समुद्री मील का जो डिस्टेंस आता है उससे परे, उसके बाद का जो क्षेत्र आएगा वो क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा माय डियर फ्रेंड, तो वो क्या कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का क्षेत्र कहलाएगा। और इसी क्षेत्र को हम लोग अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अपवर्जक क्षेत्र कहां पाया जाता है, तो समुद्र में पाया जाता है। कितने दूरी का, तो किसी भी देश के तटीय भाग से या तटीय सीमा से 200 मील दूर के बाद जो क्षेत्र बचेगा समुद्र में वो क्या कहलाएगा, अपवर्जक क्षेत्र कहलाएगा। तो आप मेरे को बताओ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मान लो कि ये हमारा भारत है, तो भारत के आस पड़ोस में इधर भी बहुत सारा देश होगा, उधर भी बहुत सारा देश होगा। तो मान लो कि यहां से अगर मैं यहां तक जाता हूं 200 मील तक, और ये वाला जो क्षेत्र बचता है इधर से मैं 200 मील तक जाता हूं, और ये वाला जो क्षेत्र बचता है ये आपका अपमार्जक क्षेत्र है। मान लो कि ये क्या है, अपमार्जक क्षेत्र है हमारा। तो इस क्षेत्र में भी आपको कहीं ना कहीं बहुत तरह का संसाधन देखने के लिए मिलेगा, पानी देखने के लिए मिलेगा। तो भाई अगर मैं इस क्षेत्र में जाके मछली पकड़ लूं या मैं इस क्षेत्र में जाके मैं स्विमिंग करूं, तो क्या ये एक तरह से कानूनी होगा, क्या इस पे कोई मुझे दंड लेना पड़ेगा? तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा होता है। ये जो अपमार्जक क्षेत्र है इसका नियंत्रण जो होता है वो कुछ कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा क्या किया जाता है, उसका पूरा का पूरा नियंत्रण किया जाता है, पूरा का पूरा देखरेख जो है किया जाता है। यानी कि अगर इस अपमार्जक वाले क्षेत्र में जो भी मछलियां रहेंगी या जो भी संसाधन रहेगा, अगर आप उसका प्रयोग करना चाहते हो या उसका उपयोग करना चाहते हो, तो जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उन संस्थाओं से क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर लेना पड़ेगा, निर्देश लेना पड़ेगा, तभी जाके इस क्षेत्र के जितने भी संसाधन है उसका उपयोग जो है आप कर पाओगे। तो अगर पूछा जाएगा कि बताइए राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में क्या अंतर है, तो पहला आप क्या बताओगे कि देश के सीमा के भीतर या देश के राजनीतिक सीमा के भीतर जो भी संसाधन पाया जाता है वो सारा का सारा क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है।
दूसरा आप क्या बोलोगे कि देश के सीमा के बाहर 200 समुद्री मील के परे जो भी संसाधन पाया जाता है वो सारा का सारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। इसमें राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत जो भी संसाधन पाया जाता है उसकी देखरेख राष्ट्र, केंद्र सरकार या राज्य सरकार करती है। लेकिन वही बात किया जाए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अंतर्गत जो भी संसाधन पाया जाएगा उसका देखरेख जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करती है। आपको यहां तक तो बात क्लियर होनी चाहिए। राष्ट्र संसाधन के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, व्यक्तिगत जो भी व्यक्तिगत संसाधन है उसका अधिग्रहण कर सकते हैं, जो भी सामुदायिक संसाधन है उनका भी अधिग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में कभी भी किसी के व्यक्तिगत संसाधन का अधिग्रहण हम लोग नहीं कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। ऐसा अगर होगा तो कहीं ना कहीं आपको विश्व युद्ध और बहुत तरह के हानिकारक युद्धों को देखना पड़ेगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। अगर मान लो कि ये जो एरिया हम लोगों ने देखा, ये भारत का जो 12 समुद्री मील का डिस्टेंस वाला जो एरिया है, इस एरिया में मछली है और पाकिस्तान वाला क्या चाहता है कि हम लोग इस वाले एरिया पे जाके मछली पकड़ेंगे। क्या आप मछली पकड़ने दोगे? क्या आप मछली पकड़ने दोगे? नहीं दोगे ना, क्योंकि अगर ये हमारे एरिया में आके मछली पकड़ लेगा तो फिर हम क्या खाएंगे। उसी तरह की बात हो जाती है कि आपके घर के सामने कोई अगर एरिया पड़ा हुआ है जो कभी कुछ यूजेस नहीं है और आपका है, तो क्या आप उस खाली वाले एरिया में किसी को अपना घर बनाने दोगे? क्या नहीं दोगे ना। तो उसी तरह क्या होता है कि जो भी हमारा क्षेत्र बचता है उस क्षेत्र में किसी तरह का उपयोगिता हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में किसी भी तरह के व्यक्तिगत या किसी भी तरह के सामुदायिक संसाधन का उपयोग नहीं किया जाता। लेकिन बात किया जाए व्यक्तिगत राष्ट्र संसाधन में, तो व्यक्तिगत संसाधन का और सामुदायिक संसाधन का देश हित के लिए उपयोग किया जा सकता है। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा। लेकिन जैसे मैंने क्या बोला कि अगर हम लोग भारत के तटीय रेखा से 200 समुद्री मील के डिस्टेंस में जाएंगे तो वो जो क्षेत्र होता है 200 समुद्री मील के परे वाला जो क्षेत्र होता है वो पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है हमारा माय डियर फ्रेंड। लेकिन भारत के लिए एक अपवाद वाला जगह है, एक एक्सेप्शन वाला जगह है, और वो जगह क्या है, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर के ये तो भाई देखो भारत के तट से 12 समुद्री मील का तो एरिया तो हमारा है, यानी कि 22.2 किलोमीटर का तो एरिया हमारा है ही। साथ में हिंद महासागर में अगर हम लोग 200 किलोमीटर के डिस्टेंस के बीच के माने 200 समुद्री मील के बाद का अगर डिस्टेंस भी तय करेंगे और वहां का जो भी संसाधन है वो भी हमारा है, ऐसा माना जाता है। और ये मानने के ही चक्कर में आप देखोगे कि जो भी हम लोग मैग्नीज का जो भी हम लोग उत्पादन करते हैं या जो भी मैग्नीज हमारे देश में जिसका आयात या निर्यात किया जाता है हिंद महासागर के थ्रू से, तो वो कहीं ना कहीं 200 किलोमीटर 200 समुद्री मील के बाद ये जो है मैग्नीज पाया जाता है हिंद महासागर में। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। और ये अपमार्जक जो क्षेत्र है हमारा हिंद महासागर का, ये कहीं ना कहीं भारत के कंट्रोल में है। तो पूछा जाएगा कि हिंद महासागर का अपमार्जक क्षेत्र वो किसके अंतर्गत आता है, तो आप क्या बोलोगे, भारत के अंतर्गत आता है। और वहां से किस चीज का उत्पादन किया जाता है या खनन किया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है माय डियर फ्रेंड। तो ये रहा आपका कहीं ना कहीं राज्य संसाधन का, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का। तो ये तो हम लोगों ने देखा स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भाग में बांटा गया, चारों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं तो अगला जो है आपका वो आपका क्या है, विकास के स्तर के आधार पे। क्या है, विकास के स्तर के आधार पे। तो विकास के स्तर के आधार पे संसाधन को मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। पहला आपका क्या है, संभावित संसाधन, दूसरा क्या है, विकसित संसाधन, तीसरा आपका क्या है, भंडार, और चौथा आपका क्या है, संचित कोष। तो हम लोग क्या करते हैं, मुख्य रूप से 4 भागों में संसाधन को बांटने का काम करते हैं विकास के स्तर के आधार पर। तो पहले हम लोग बात करेंगे, देखिए विकास का मतलब क्या होता है। विकास का मतलब पहले जान लीजिए आप लोग। तो कैसे बोलेंगे, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का विकास कब होता है, जब उसकी नॉलेज आपको अच्छे ढंग से होगी। सही बात बोला कि नहीं मैंने, जब उसकी नॉलेज अच्छे ढंग से होगी तभी ना बोलेंगे कि उस व्यक्ति के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज है और आप उसके लिए क्या कर सकते हो, विकास कर सकते हो, उसके बारे में आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, जान सकते हो। तो विकास का मतलब क्या होता है, उसके बारे में पूर्णतः ज्ञान होना।
तो समझिएगा, सबसे पहले विकास का स्तर के आधार पर बात करें तो एक ऐसा संसाधन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संभावित संसाधन। यानी कि आप अगर किसी भी व्यक्ति के बारे में पता लगा रहे हो तो आप केवल संभावना कर रहे हो कि वो व्यक्ति अच्छा हो सकता है, वो व्यक्ति खराब हो सकता है, वो इस तरह का हो सकता है, वो उस तरह का हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है, संभावित संसाधन होता है माय डियर फ्रेंड। तो संभावित संसाधन क्या बोलेंगे, तो वे संसाधन जो किसी प्रदेश में या किसी क्षेत्र में उपलब्ध है परंतु इसका उपयोग अभी नहीं किया गया है, तो ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या बोलेंगे, ये संभावित संसाधन है माय डियर फ्रेंड। मैंने क्या बोला कि ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में उपलब्ध है, उस क्षेत्र में विद्यमान है लेकिन वर्तमान में उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या बोलेंगे, ये संभावित संसाधन के अंतर्गत आता है। जैसे आप देखोगे कि हमारे देश में पवन ऊर्जा और ये जो सौर ऊर्जा है माय डियर फ्रेंड, इसकी अपार संभावनाएं हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। विशेषकर देखा जाए तो भारत का जो भी पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग में कौन कौन सा राज्य का मैं बात कर रहा हूं, तो आप गौर से देखोगे तो जो भी राजस्थान और गुजरात का जो हमारा क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और इन क्षेत्रों में हम लोग भारी मात्रा में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का उपयोग हम लोग कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। क्योंकि राजस्थान में भी देखोगे बहुत ज्यादा क्या करते हैं, चक्रवात आता रहता है। गुजरात तो बस समुद्र के किनारे है, तो समुद्र के लहरों के द्वारा और वहां पे सूर्य का प्रकाश भी अच्छा खासा मिल जाता है, तो हम लोग सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का अच्छा खासा उपयोग कर सकते हैं अगर हम लोग चाहे तो पश्चिमी भाग में। तो क्या सही मात्रा में इन दोनों क्षेत्रों में राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्रों में क्या सही मात्रा में पवन ऊर्जा का और सौर ऊर्जा का उत्पादन हम लोग करते हैं क्या? आप बोलोगे नहीं, कुछ ही मात्रा में करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि किसी क्षेत्र में उपलब्ध है, इन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की उपलब्धता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इसका सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते हैं माय डियर फ्रेंड। तो ये आपका क्या रहा, विकसित संसाधन के बारे में, संभावित संसाधन के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब दूसरा बात क्या करते हैं कि विकसित संसाधन क्या है। तो देखिए आप, विकसित का अर्थ मैंने क्या बोला कि जिसके बारे में आपको नॉलेज होगा। तो मैंने क्या बोला कि वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है। सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है, पता लगाना। क्या होता है, पता लगाना। और क्या बोला कि वे संसाधन जिनका पता लग चुका है और उनके उपयोग में जो भी गुणवत्ता है, उसका जो क्वालिटी है, उसका जो मात्रा है, उसका भी निर्धारण किया जा चुका है, और ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या बोलेंगे, विकसित संसाधन के अंतर्गत रखते हैं माय डियर फ्रेंड। जैसे अगर मान लो कि इस क्षेत्र में, ये वाले क्षेत्र में हमको कुछ संसाधन मिला, तो कुछ संसाधन मिला का मतलब क्या होता है कि संभावना कर सकते हैं कि ये कोयला हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है। लेकिन अगर हमको पता चल गया कि ये जो तरल पदार्थ निकला इस कुएं में, ये क्या है, एक तरह का पेट्रोल है। क्या है, एक तरह का पेट्रोल है। तो हम लोगों ने इसकी गुणवत्ता के बारे में पता चल गया कि भाई ये तो पेट्रोल है। क्या ये पेट्रोल है, हमें इसकी गुणवत्ता पता चल गया। और कहीं ना कहीं हमको यह भी पता चला कि इस कुएं में हम लोग अगर 100 मीटर तक जाएंगे तभी तक हमको क्या मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, और उसके अगर आगे जाएंगे तो हमें पेट्रोल देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमें क्या मिल गया, इसका गुणवत्ता मिल गया, और हमें मात्रा भी पता चल गया कि 100 मीटर तक ही मुझे क्या मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, बाकी बाद में हमें पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो ऐसे जो भी संसाधन है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, विकसित संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। तो फिर से बता दूं विकसित संसाधन क्या है, तो वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा का निर्धारण की जा चुकी है, ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड, वो विकसित संसाधन है। क्या है, विकसित संसाधन है। जैसे आप देखोगे तो भाई अब क्वेश्चन एक चीज आता है कि बताइए विकसित संसाधन जो होता है वो किस पे निर्भर करता है, कि कोई भी संसाधन कितना विकसित है ये किस पर निर्भर करेगा। तो ये जो विकासितता है माय डियर फ्रेंड, ये निर्भर करता है प्रौद्योगिकी पे और उसकी संभाव्यता पे। प्रौद्योगिकी यानी कि उस वस्तु से या उस संसाधन से हम लोग प्रौद्योगिकी लगा के क्या क्या चीजों का निर्माण कर सकते हैं और क्या क्या उसकी संभावनाएं हो सकती है, उसी से क्या होता है, उसका विकास का निर्भरता जो है टिका होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि विकास की निर्भरता किस पे टिकी होती है, तो आप क्या बोलोगे, प्रौद्योगिकी और संभावना पे। किस पे, प्रौद्योगिकी और क्या है कि संभावना में क्या होता है, पूरा का पूरा विकास जो है टिका हुआ है। जैसे इस क्षेत्र में जो पेट्रोल पाया जाएगा ये गाड़ी में यूज होगा, यानी कि बड़ा बड़ा हेवी मटेरियल का गाड़ी में यूज होगा, एरोप्लेन में यूज होगा,
या हम लोग बोलेंगे कि वो किसी के लिए यूज नहीं होगा। अगर मान लो कि अगर एक कोई संसाधन है और उसका हम लोग एक ही वस्तु में उपयोग कर सकते हैं और एक दूसरा संसाधन है जिसमें हम लोग दो वस्तु में उपयोग कर सकते हैं, तो एक वस्तु वाला ज्यादा विकसित हुआ कि दो वस्तु वाला ज्यादा विकसित हुआ? आप बोलोगे दो विकसित वाला ज्यादा वस्तु विकसित हुआ। जैसे आप देखोगे कि आज से अगर हम लोग 10 साल पीछे चल जाएंगे तो उस समय के जो फोन्स होते हैं वो केवल कॉल करने के लिए और एसएमएस करने के लिए होते थे, लेकिन आज का जो फोन है वो कॉल करने के लिए भी होता है, एसएमएस करने के लिए भी होता है, वीडियो देखने के लिए भी होता है। देखो एक कहीं ना कहीं जनरेशन चेंज हुआ और उसकी उपयोगिता बढ़ी, एक साथ में कई प्रकार के चीजों का उपयोग कर रहे हैं। तो इसी तरह जब ज्यादा मात्रा में उसकी संभावनाएं बढ़ेंगी और ज्यादा मात्रा में जब उसका प्रौद्योगिकी बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं एक विकास का निर्भरता का डिपेंड करेगा कि उसकी विकास जो है हुआ है। तो ये तो विकसित संसाधन का हम लोगों ने बात कर लिया। तो एक तो हम लोगों ने बात कर लिया आपका संभावित संसाधन का, दूसरा हम लोगों ने किसका बात कर लिया? विकसित संसाधन का। अब तीसरा बात करेंगे हम लोग भंडार का। किसका बात करेंगे? भंडार का। तो भंडार क्या है? तो वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकता को पूर्ति कर सकता है। देखिएगा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देखो संसाधन किसको बोलते हैं? जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हो। तो यानी कि ऐसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध है, जो पर्यावरण में उपलब्ध है और वो उपलब्धता के होने के साथ ही क्या कर सकती है कि जो भी मानव की जो भी आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूर्ति भी कर सकता है, उस आवश्यकता को पूर्ति भी कर सकता है। लेकिन वर्तमान में जो हमारे पास तकनीक है, जो भी हमारे पास जो भी तकनीक है, जो भी उपयुक्त प्रौद्योगिकी है, जो भी तकनीक है, उसके अभाव के कारण क्या हो रहा है? वो हमारे पहुंच से बाहर है। तो वो क्या कहलाएगा आपका? वो आपका भंडार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भंडार। जैसे मैंने क्या बोला, आप ध्यान से सुनिएगा कि अगर एक कुएं में इतना पानी है, अगर एक कुएं में इतना पानी है, कुएं में इतना पानी है, अब हमारा जो रस्सी है वो केवल इतना तक जाता है। तो हमको तो पता है कि हमारे पूरे के पूरे वातावरण में पानी उपलब्ध है, ये पानी हमारे लिए उपयोगी, हम इसको पी सकते हैं, यहां तक पानी। लेकिन हमारी बाल्टी और रस्सी जो है यहां तक ही पहुंच पाती है, वहां तक नहीं पहुंच पाते। और यहां तक पहुंचने के लिए और हमको 1 मीटर का रस्सी की आवश्यकता होती है। आपने क्या करा कि आपने हाथ को भी झुला के देख लिया, आपने अपने पूरे आधा शरीर को झुला के देख लिया, फिर भी आप देखते हो कि 1 मीटर रस्सी जो है बच जाती है। और यहाँ पे पानी उपलब्ध है, पानी आपकी आवश्यकता को पूरा कर सकता है, पर्यावरण में उपलब्ध भी है। तो मैंने क्या बोला कि वे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध है और हमारी आवश्यकता को पूर्ति कर सकता है, लेकिन वर्तमान में जो हमारे पास तकनीक है, जो हमारे पास रस्सी है, उसके अभाव से क्या है कि हमारे पहुंच से बाहर है। यानी कि ओवर 1 मीटर अगर रस्सी हो जाता तो हम लोग क्या करते हैं? इस पानी का उपयोग कर लेते हैं और हम अपना प्यास क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड? बुझा लेते हैं। तो ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या बोलेंगे? भंडार कहते हैं। क्या कहते हैं? भंडार। तो भाई ये तो समझने के पार्ट था। लेकिन अगर बात किया जाए उदाहरण के तौर पर, तो हमारे पास हमारे क्षेत्र में, हमारा भारत प्रदेश में बहुत ज्यादा मात्रा में जल है, पूरी पृथ्वी पे बहुत ज्यादा पानी है। और पानी तो है भाई, और आपको यह भी पता है कि पानी जो है वो 2 यौगिकों के मेल से बना है। और 2 यौगिक क्या क्या है? एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है? आपका ऑक्सीजन है। एक हाइड्रोजन और एक क्या? ऑक्सीजन है। और आपको यह भी पता है कि हाइड्रोजन जो है एक बहुत अच्छा ऊर्जा का स्रोत है। और आपको पता भी है कि हाइड्रोजन क्या एक अच्छा ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन हमारे पास वो अनुभव नहीं है या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम हाइड्रोजन का जो भी ऊर्जा है उसको मुख्य ऊर्जा के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। हम लोगों ने हाइड्रोजन तो बम बना लिया, हम लोगों ने उसको फोड़ भी दिया, लेकिन उसको फोड़ने के बाद उसको कंट्रोल करना हमारे पास नहीं आता है कि भाई वो बम कभी भी फूट सकता है। इसलिए हम लोग ने हाइड्रोजन बम का उपयोग करा ही नहीं सही ढंग से। तो बोला गया है कि भंडार क्या बोलेंगे? वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकता को पूर्ति कर सकता है, लेकिन उपयुक्त प्रौद्योगिकी के आधार पर हमारे पहुंच से बाहर है, ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या बोलेंगे? वो भंडार का हिस्सा है। और उदाहरण के लिए जल, क्योंकि जल जो होता है 2 यौगिकों के मिश्रण से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन क्या है? आपको पता होगा कि एक अच्छा ऊर्जा का स्रोत है और हम लोग क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन से ऊर्जा बना नहीं सक पा रहे हैं, जिसके कारण इसका उपयोग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं माय डियर फ्रेंड। तो ये तो बात रहा
अवयव भंडार क्या है। एक लास्ट और लिस्ट आपका क्या बचा है, संचित कोष बचा है। क्या बचा है, संचित कोष। तो अगले वीडियो में इसको भी मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूंगा और इसका एक अगला पार्ट हम लोग लेके आएंगे माय डियर फ्रेंड। तो अभी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में आप चैनल पर नए हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेनी है और बेल का भी आइकन क्या करना है, प्रेस कर देना है माय डियर फ्रेंड। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।